हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपको 5 क्वेश्चंस आने वाले पेपर में आपके 5 क्वेश्चंस पक्के कर देंगे। तो आज का जो हम कंटेंट देखने वाले हैं उसमें पीईटी 2021, पीईटी 2022 और पीईटी 2023 का पेपर रहने वाला ही है, और साथ में यूपी ट्रिपल एससी के जो अन्य पेपर होते हैं उनके भी क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं। मेनली हम आज घटना चक्र को पढ़ने वाले हैं। जिनके पास घटना चक्र की बुक नहीं है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना डाउट ज़रूर पूछिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और कोई भी आप टॉपिक एक्सप्लेन कर सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे बिना किसी देरी के। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, अब 12वीं एक जो है पर्टिकुलर योजना के बारे में पूछ दिया है। 5 ईयर प्लान अगर आप पढ़े होंगे तो पहला दूसरा तीसरा करके पढ़े होंगे, तो उसमें एक पर्टिकुलर जो है 12वीं के बारे में पूछा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तेज एवं सम्मिलित विकास, तेज शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास। देखिए ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा ही चेंज है, तेज सतत और अधिक। तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो देखिए जहाँ तक बात आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तेज सतत और अधिक समावेशी विकास है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब आई थी, तो 2012 से 17 के बीच में आई थी, जिसका मुख्य जो है सब्जेक्ट यानी कोर क्या था, तो जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 8%, कृषि की वृद्धि दर 4% और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर। ठीक है, और प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि 11वीं योजना यानी उसके पहले जो योजना आई थी लगभग उसकी तुलना में प्राप्त करनी थी। तो अब 11वीं की बात करें तो 11 दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो अभी आपने देखा 12वीं की 12 से 17 थी, तो 11वीं की क्या होगी, तो 11वीं की 7 से 12 होगी, यानी उसके पहले की। ठीक है, इस योजना पर जो है सर्वाधिक जोर अधिक तीव्र और ज़्यादा समावेशी वृद्धि पर दिया गया। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में हुई। ठीक है, 12 से 15 यानी कि 12वीं योजना के बाद 12 प्लान के बाद कौन आ गया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, नीति आयोग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था। यानी हम वो लेवल पूछ रहा है, यानी कि जो बीपीएल का जो लेवल एक डिसाइड हुआ था कि इससे कम कमाने वाले को बिलो पॉवर्टी लेवल में रखा, तो वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 20,000 रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय से कम कमाने वाले को बीपीएल माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथा क्वेश्चन देखिए हमारे पीईटी का क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन एवं तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और वह बहुत सफल रहा। तो कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कि खाद्य कार्य और उत्पादकता के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना था। ठीक है, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल। देखिए अब ये सब क्वेश्चन करना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पेपर कौन कराता है, यूपी ट्रिपल एससी कराती है। अब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कराएगी तो जो क्वेश्चन पीईटी में दिया है वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आया है वो पीईटी में आने के हाई चांसेस हैं, लगभग 90% चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू हुआ था। तो रोलिंग प्लान आपको भी पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से
1979 के उपरांत भारत में रोलिंग प्लान 78 से 80 में इस प्लान को मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पीटी का क्वेश्चन है। भारत के पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति भारत राष्ट्रीय विकास परिषद ने दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम फटाफट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी पेट का क्वेश्चन है और क्या कह रहा है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को किस संस्करण को गॉडगिल योजना किस संस्करण को कहते हैं? तो गॉडगिल योजना तीसरी को कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए कि फर्स्ट जो है 5 ईयर प्लान यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको कमेंट में आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पेट का क्वेश्चन है 2022 के। किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी? तो किस संस्थान ने की थी? विश्व बैंक ने की थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या नीति आयोग? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, नीति आयोग है। नीति आयोग ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक की रिपोर्ट जारी की थी। कब की थी? 27 जून 2022 को। ठीक है, यह रिपोर्ट जारी हुई थी। यह रिपोर्ट भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के बारे में व्यापक दृष्टिकोण एवं सिफारिशें प्रस्तुत करता है। ठीक है, कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग जब नीति आयोग में कन्वर्ट हुआ, कब कन्वर्ट हुआ? तो 2015 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो जब योजना आयोग का लास्ट टाइम चल रहा था तो उस समय उसके अंतिम जो है उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। ये भी पेट का क्वेश्चन है, 2022 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ विकास। ठीक है, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी। तो देखिए कौन सी था वो? चौथा था, छठवां था, तीसरा था, पांचवा था? तो कौन सा था? चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। देखिए पेट का सिलेबस अगर आप देखे होंगे तो उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यानी हरित क्रांति भी दी हुई है। तो हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? 65 से 70, 65 से 80, 67 से 78 या 67 से 90? कब चला था? तो देखिए 67 से 90 चला था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 80 तक, विकसित हरित क्रांति 80-81 से 89-90 तक चली थी। और जो है डी करेक्ट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने भारत में उच्च उत्पादक बीजों यानी कि हाई वैरायटी सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेट का ही क्वेश्चन है 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक जो अभी हमने देखा तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा कि जो आने वाला आपका क्वेश्चन है उसके बारे में आप किसी पहले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत का आरंभ स्थल, यानी सबसे पहले जो हरित क्रांति थी वो कहाँ पे लागू हुई, कहाँ से शुरू हुई? तो पंजाब। करेक्ट आंसर आपका पंजाब है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध भारत में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि करने से है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और यहाँ पे देखिए कीटनाशी है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यह सभी सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों का बीज। तो देखिए हरित क्रांति का जो मेन गोल था वो ये था कि हाई किस्म के बीजों का भी, अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग करना है, सिंचाई पे ध्यान देना है, तभी तो फसल अच्छी होगी। और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करके हमें फसल को क्या करना है? एकदम अच्छा बनाना है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ऑपरेशन फ्लड और जो है वाइट रिवॉल्यूशन से हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वाइट रिवॉल्यूशन से आपको भी पता है किसके है, तो जो है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। तो 17-18 में कौन सा देश था, तो भारत ही हमारा क्या था, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश था। ठीक है, 2022 में भी अगर देखें तो सबसे नंबर 1 पे भारत, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे पे पाकिस्तान, चीन और ब्राज़ील थे। ठीक है, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक के बारे में कौन जाने, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये ध्यान रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में अभी पढ़ा, तो वो कौन थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले थे। ठीक है, और वर्गीज कुरियन कौन है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन वाले हैं। भारत में जो है दूध क्रांति का चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम से निम्नलिखित में से किसके उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल यानी बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। देखिए ये पेट का ही क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, जो कि 2023 का पेपर अभी तक के पेट के इतिहास में एकदम हार्ड पेपर आया है। ठीक है, आपने अगर पेपर दिया होगा तो आपने ये देखा होगा कि हार्ड पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसने वित्त पोषित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन ने क्या किया था, उसको फंडिंग की थी। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से यूरोपीय संघ तब कौन था, तब वो ईईसी था। ठीक है, तब वो क्या था, ईईसी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। ठीक बात है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। 4 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन से ऐसे शहर है जो इनका हिस्सा नहीं थे, तो कोलकाता था, बेंगलुरु था, मुंबई था, चेन्नई था। तो देखिए मुंबई जो ऐसी जगह है जहाँ पे एक इकोनॉमिकल हमारी कैपिटल है। ठीक है, तो मुंबई ही एक ऐसी जगह थी, ठीक है, जिसको नहीं जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से क्वेश्चन है। देखिए बैंक के बारे में भी आपको पढ़ना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो सबसे मेन और सबसे पुराना क्वेश्चन यही है कि बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में हुआ। कब हुआ, 1969 में। इसको हम अभी आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बिटकॉइन क्या है। देखिए ये पेट में नहीं आया है लेकिन आ सकता है, क्योंकि ये यूपी का क्वेश्चन है। डेटा संग्रहित करने की एक डिवाइस है बिटकॉइन, नहीं है। डाटा मापने की इकाई है, नहीं है। चिप्स के बारे में एक नियम है, नहीं है। डिजिटल मुद्रा के एक रूप के बारे में, हाँ ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अवमूल्यन का अर्थ क्या है। ये देखिए राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में आया था। अवमूल्यन क्या होता है, तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। यानी कि जब हमारा रुपीज जो है नीचे गिरता है उसको अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ही क्वेश्चन है कि बैंक रेट यानी बैंक दर क्या होता है। बैंक रेट यानी बैंक दर क्या होता है, तो केंद्र के देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या डी साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा कि बैंक दर वो होता है जो देश के जो है सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। तो आरबीआई जो अन्य बैंकों को कर्ज देता है उस पर जो इंटरेस्ट वसूल करता है उसको बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जिस रेट पर अन्य कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है, अन्य बैंकों को पैसा देता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है रेपो रेट कहा जाता है, यानी रेपो दर कहा जाता है, आरआर। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए जब नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, CRR। ठीक है, नगद कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं, आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है। अगर CRR बढ़ाया गया तो क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देगा, क्या अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा,
शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में घटाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो क्या होगा, तो देखिए जब भी CRR बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी को जो है पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा, यानी उस समय क्या होगा, पैसा जो है ज़्यादा छपेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा पेट में नहीं आया क्वेश्चन है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM, ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई है और भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। ठीक है, तो किसके रूप में की गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो भारत में मौद्रिक नीति RBI। देखिए RBI क्या है, मैं आपको बताता हूँ। RBI एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद कस्टमर से डील नहीं करता है, बल्कि कस्टमर से डील कौन करते हैं, अन्य जो इनके कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, वो कस्टमर को डील करते हैं। ये लोग कस्टमर को डील करते हैं और इनको कौन डील करता है, तो इनको RBI डील करेगा। अब भाई इनको कोई नहीं डील करेगा अगर, तो ये तो कस्टमर को लूट लेंगे और उस पर मनमाना चार्ज लगाएंगे। तो इस वजह से ये अपनी मनमानी न कर सके, तो इसलिए किसको लाया गया, RBI को लाया गया। और RBI क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेटिंग बोर्ड भी एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन उसका नाम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक द्रव्यता अनुपात, द्रव्यता मतलब लिक्विडिटी की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो कौन है, तो चालू अनुपात जो है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। तो 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो देखिए 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। 15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार ने वाणिज्य बैंकों के दूसरे चरण, यानी कि पहली तो कब हुई, 1969 में हुई, और दूसरी कब हुई, 70 में हुई। ठीक है, तो कब हुई, इसमें कौन से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके पहले 19 जुलाई को 14 बैंक और ये 6 बैंक, कितने हुए, टोटल 20 बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण हो चुका है। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 10 सार्वजनिक बैंकों को, क्षेत्र के बैंकों का विलय कर 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बनाए, यानी 10 से कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, 10 से कितने हो गए, 4 हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभी मैंने बताया आपको कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या है, 6 है। ऑप्शन नंबर C जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पेट का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की, कौन सा वो एक्ट था, तो देखिए वो एक्ट था 1970 का। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 में जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कौन सा नहीं है, HSBC नहीं है, कि सिडबी नहीं है, कि ICICI बैंक नहीं है, कि भारतीय स्टेट बैंक नहीं है। तो देखिए ये तीनों बैंक हैं और ये सिडबी क्या है, बैंक नहीं है। ठीक है, लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं 2023 का। देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन इसमें से क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि हम पेट के जो है 21, 22 और 23 के क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ, साथ में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम उसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई, तो नाबार्ड किस एक्ट के अकॉर्डिंग बना है, तो अधिनियम 61, यानी ऑप्शन B आपका जो है करेक्ट। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति ने जो है क्या किया, नाबार्ड की स्थापना की गई थी, मतलब उनके सिफारिश पे नाबार्ड की जो है स्थापना की गई थी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ स्थापना की जो है 1935 में हुई, यानी इसका भी जो है गठन एक्ट ऑफ 1935 के वजह से हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेट का जो है क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध है, यानी कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको नए कार्ड अब जारी नहीं करने पर जो है रोक लगा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड का आप जो है कार्ड अब नहीं देखते होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के टॉपिक पर। तो देखिए 1991 का सुधार के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इसमें बहुत 1991 में क्या हुआ था, यही एलपीजी हुई थी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इन्होंने ही लाया था एलपीजी, मनमोहन सिंह ने ही। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। किसने किया? तो देखिए वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। अभी मैंने आपको बताया वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन। तो कौन है? तो औद्योगिकरण बचा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है पेट का ही क्वेश्चन है 2022 का कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कौन से उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या थे? आरक्षित थे। तो देखिए ये हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है, कोई और आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट में बताएंगे तो मैं आपके लिए उस वीडियो को लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। जय हिंद, जय भारत।